काबिल बनना है, काबिल बनना है तो आपको गिरना पड़ेगा, काबिल बनना है तो आपको गिरना पड़ेगा, क्योंकि मिठाई का असली मज़ा, मिठाई का असली मज़ा मिर्ची खाने के बाद ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा टॉपिक। इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा टॉपिक जो है उसमें थोड़ी चीज़ें रह गई थी, जो पिछला वीडियो था उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, उन्हें मैं आपको धीमे धीमे करके बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में डालने वाला हूं, जिससे आपके दिमाग से वो चीज़ें कभी भी निकल के ना जाएं। दूसरी बात ये है कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है ये कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आपके लिए कितना यूज़फुल होने वाला है। मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के एंड में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट था और आप इस वीडियो से कितना सीख के गए हैं। ठीक है ना? आप सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ज़ीरो से हीरो बनने में सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो का जितना टाइमिंग होगा उतना ही टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट से। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें से जो टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक कल रह गए थे, उसमें आपको थोड़ा सा मैं रिकैप करा देता हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए। कल हम लोगों ने करंट पढ़ी थी, ठीक है। जो करंट का वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि करंट का जो यूनिट होता है, जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, Q इज इक्वल आई टी, आई इज इक्वल क्यू बाई टी। पर यूनिट टाइम पर जितना चार्ज फ्लो होता है किसी भी मेटल कंडक्टर में उसे हम करंट कहते हैं। करंट का यूनिट जो है कूलाम पर सेकंड होता है या एम्पियर होता है, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी के अकॉर्डिंग हमने फिर पढ़ा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो किसी भी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूविंग करते रहते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी के बाद में आता है कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो लगातार कंडक्शन करते रहते हैं, कंडक्शन बैंड में रहते हैं, वो भी इसी में आता है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर दूँ जिससे आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने बताया था कि एक प्लेट होगी, उस प्लेट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगी और ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की ओर जाएगी। यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे क्या होने वाला है। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी ई की डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रॉन है इधर मूव कर रहा है इसलिए थोड़ा सा मुड़ जाएगा इधर की तरफ। ये ड्रिफ्ट जो हो जाएगी ये हो जाएगी वी डी, अपोजिट डायरेक्शन में ये वी डी हो जाएगा। अब इस वी डी पर जो है फोर्स काम करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, उस मास पे एक फोर्स काम करेगा, वो फोर्स होता है F इज इक्वल एम ए। इस एम ए जो F दिया हुआ है, F इलेक्ट्रिक फील्ड में के फॉर्म में क्या फार्मूला होता है, E इंटू ई फार्मूला होता है, क्योंकि E इज इक्वल एफ बाई क्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे E इंटू ई काम करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, F बराबर एम ए हो जाएगा। तो यहाँ से हमने A की वैल्यू निकाली हुई हो जाएगी हमारी ई बाई एम। ये एक हमारा फार्मूला हो गया, आपको ये मैंने कल बताया था जिससे आप थोड़ा सा इसे ऐसे समझ सके। ओके, इतना हो गया। और हमको पता है V इज इक्वल यू प्लस ए टी से जो हमने फॉर्म बनाया था एक, ए टी मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जब दो किसी भी कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर कोई जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उनके क्रमागत टक्करों के बीच जो टाइम होता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ये टाउ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस ए इंटू टाउ, ये हो जाएगा हमारा वी डी। यही फॉर्मूले से हमने इसको आगे बढ़ाया था। तो और ये वी डी की वैल्यू हमें यहाँ पर ए रख देना है, तो ए की वजह से ये हो जाएगा हमारा ए इज इक्वल वी डी इज इक्वल टू ई बाई एम एंड टाउ। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में अनुगमन वेग का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अगर ये हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल है, इस गुटके की लंबाई या इस कंडक्टर की लंबाई L है, तो E इज इक्वल एक और फार्मूला होता है V बाई L। आप इस फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा वी डी इज इक्वल टू ई वी बाई एल एम माइनस का यहाँ पे टाउ। ये इतना हमारा वी डी का फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमारा वी डी हो गया, ठीक है, ये वी डी हो गया। और हमने कल बताया था आपको करंट और जो अनुगमन वेग है उसमें संबंध क्या होता है, I इज इक्वल एन ई ए वी डी, ठीक है। अब इस वी डी की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, I बाई एन ई ए बराबर वी डी। तो ये वी डी की वैल्यू बराबर कर दीजिए, तो I बाई एन ई ए बराबर माइनस का ई वी बाई एम एल टाउ। ये हमारा हो गया इतनी वैल्यू। अब यहाँ पर हम ओम का नियम जो है प्रूफ कर रहे थे कल,
तो ये हो गया था v बाई आई, ये i इधर जाएगा, ये ml इधर आएगा, तो हो जाएगा ml बाई n ई स्क्वायर, ये वाला ई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा हमारा टाउ। ये हो जाएगा हमारा दूसरा फार्मूला जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये ओम का नियम हो गया। ओम के नियम से हम, अब जो आपको समझ में आ गया, बाकी चीज़ें मैं हटा रहा हूँ, सिर्फ इसके फार्मूला लिख रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। कुछ फार्मूलेज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वी डी इज इक्वल टू माइनस का ई वी टाउ बाई एम एल, ये हमारा अनुगमन वेग का फार्मूला है। और एक ये फार्मूला है आई इज इक्वल एन ई ए वी डी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसका फार्मूला है एक, ये आपको याद रखना है। ये फार्मूले मैं इसलिए लिखे दे रहा हूँ जिससे आपको अभी मैं जब समझाऊंगा तो आपको मैं चीज़ें कनेक्ट कर सकूँ आसानी से और आपको समझ में आए, इसलिए मैं इसको यहाँ लिखे दे रहा हूँ पहले से ही। तो ये दो फार्मूले हो गए, और इसके आगे एक तीसरा फार्मूला लिख लीजिए आर का। तो ये हमारा हो जाएगा आर इज इक्वल टू वी बाई आई इज इक्वल आर इज इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर, एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये तीन फार्मूले आपको यहाँ पर लिख के रख लेने हैं, और थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, इससे आसानी से समझ में आएगा कि कैसे क्या इन फार्मूलों का यूज़ करना है। क्योंकि मैंने आपको यहीं से करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट की थी, तो आपको समझ में आएगा, आसानी से इसे समझे, बस मैं यही चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाना पड़े, क्योंकि दिमाग लगाने के लिए और भी जगह है। अच्छा ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे धारा घनत्व। धारा घनत्व मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट डेंसिटी सॉरी, करंट डेंसिटी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, करंट डेंसिटी। ओके, तो करंट डेंसिटी मैं लिख देता हूँ आपके लिए, करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी तो होते हैं, हम जे से प्रदर्शित करते हैं। हमने आई का फॉर्मूला पढ़ रखा था ना, तो आई की वैल्यू है एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, इतना फॉर्मूला है इसका। तो हम अब समझते हैं कि अगर जे ये दिया हुआ है तो जे एक्चुअल में होता क्या है। सपोज़ करिए कि ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है। ओके, मान लिया करंट फ्लो हो रही है, तो करंट डेंसिटी बनाने की ज़रूरत क्या थी। ठीक है, तो इसका एरिया कुछ होगा, पर यूनिट एरिया पर जितनी करंट फ्लो होगी, पर यूनिट एरिया पर, क्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया पर जितनी करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू कहलाती है करंट डेंसिटी। ओके, तो करंट डेंसिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले पर यूनिट एरिया होना चाहिए। एरिया का मतलब ये नहीं कि इसका एरिया हमने ऐसे करके रख दिया तो ये ब्लॉक हो जाएगा, एरिया एंगल के साथ में होना चाहिए। कैसे, देखिए, आई इज इक्वल टू जे इंटू ए, ये है वेक्टर। अब ये हो जाएगा जे ए कॉस थीटा, आई इज इक्वल टू, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पर ए का मतलब है एरिया वेक्टर। अगर एरिया वेक्टर की वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू अगर हम ज़ीरो रखेंगे, मतलब करंट की डायरेक्शन मतलब जे की डायरेक्शन में रखेंगे, तो आसानी से करंट फ्लो होगी। अगर उसकी वैल्यू को हम चेंज कर देंगे ना, तो करंट नहीं फ्लो होने वाली। आपको ये दिमाग में रखना है। हालांकि आपको इतना डीपली वो नहीं पूछेगा, बस आपसे ये पूछेगा कि जो करंट डेंसिटी होता है वो कैसी क्वान्टिटी होती है। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वान्टिटी होती है, वेक्टर है ये, आपको ये याद रखना है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, फॉर्मूला करंट डेंसिटी का क्या होता है, J इज इक्वल टू आई बाई ए। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई बाई ए। अब J इज इक्वल आई बाई ए दिया है, तो ए की यूनिट क्या होती है, ए की यूनिट होती है एम्पियर, और ए मतलब एरिया, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो बाई मीटर स्क्वायर, ये इसकी हो गई यूनिट। डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो डायमेंशन निकाल लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूनिट हो गई है, और डायमेंशन आ जाइए, डायमेंशन हो गई इसकी डायमेंशन हो गई आपकी L-2 या L-2A, ये इसकी हो गई आपकी यूनिट।
सॉरी डायमेंशन, ये इतना हो गया करंट डेंसिटी। अब हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस में जो हम लोगों ने पढ़ रखा है ओम का नियम, तो ओम के नियम के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन बता रहा है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले उसमें ऑप्शन होता है V, फिर I, फिर उसके नीचे L, फिर रो, ठीक है। फिर L भी हो सकता है, कभी A हो सकता है। तो रेजिस्टेंस जो है L पर डिपेंड करता है, A पे डिपेंड करता है, मतलब लंबाई पे डिपेंड करता है, और एरिया पे डिपेंड करता है। ओके, ये आपको याद रखना है। इतना क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा इसको वो कर दे रहा हूँ, बॉक्स में कर, तो इससे आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। ये हमने इसको कर दिया बॉक्स में, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग डिस्कस करने वाले रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मैंने कल आपको बताया था, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा समझ लीजिए फिर से एक बार। मैं आपको थोड़ा सा क्विक रीजन देता हूँ। रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होता है, जो करंट का फ्लो होता है, उस फ्लो में रुकावट पैदा करना ही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। ओके, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा है mL/ne² A टाउ। टाउ यहाँ पे सही तो नहीं, तो आप लोग C समझ लेंगे। ये हो गया टाउ, ठीक है। रेजिस्टेंस का ये हो गया फॉर्मूला। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने लिख रखा है पहले से आपके लिए, बट अब इसमें पढ़ना क्या है? इसमें पढ़ना है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है? इसमें पढ़ना है हम लोगों को ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ना है। तो ओम्स लॉ में क्या होता है? V और I का रेशियो, V और I का रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम इस ओम्स लॉ के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कि ओमिक सर्किट, जो ओमीय परपथ होते हैं वो क्या होते हैं और अनओमीय परपथ क्या होते हैं, ठीक है। इसमें हम इसका ग्राफ भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या है इसमें। अगर हम पहले मैं अपनी डेफिनेशन बताता हूँ। डेफिनेशन क्या है? किसी भी भौतिक चालक के सिरों पर, मतलब जो फिजिकल कंडक्टर हमने लिया है उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर तथा इसके सिरों पर बहने वाली करंट का अनुपात नियत होता है, या इस पर जो पोटेंशियल लगता है वो और जो इसमें करंट फ्लो रही है वो दोनों का जो है प्रोपोर्शनल इक्वल होता है। मतलब दोनों प्रोपोर्शनल इक्वल होते हैं। V प्रोपोर्शनल टू I इज इक्वल टू, टोटल करेंगे तो V इज इक्वल IR। ओके, इतना हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर आते हैं ग्राफ में। ग्राफ में थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, आप इसको यूज़ करिए। अगर हमने मान लिया ये वाला पोर्शन V है और ये वाला पोर्शन I है और ये रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो हमने ले लिया कि ये एंगल थीटा है, तो छोटा सा एंगल ले लेंगे। तो हमने मान लिया कि इसको पूरा करने पे ये हो जाएगा हमारा I। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा? तो tan थीटा हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा I/V। I/V हमारा हो जाएगा। तो V इज इक्वल क्या होता है? IR। तो यहाँ पे हम लगाएंगे I/IR, I से I कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा? 1/R। तो ये हो गया 1/R। अब इसको चेंज करें तो चेंज करने पर हो जाएगा R इज इक्वल टू cot थीटा। एग्ज़ाम में ये वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत आते हैं कि दो ग्राफ बना के दे देंगे और पूछेंगे भैया बताइए किसकी वैल्यू ज़्यादा है, रिलेशन समझा दीजिए आप उनको। तो जिनमें एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, जिनमें हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वो वाले जो सर्किट होते हैं वो सर्किट कहलाते हैं ओमिक सर्किट, ठीक है। और जिनमें हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी वो सर्किट कहलाएंगे अनओमिक सर्किट। तो ये सर्किट जो बनाया है हमने ये है ओमिक सर्किट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मिक्स सर्किट, ओमिक सर्किट, ठीक है। और अनओमिक सर्किट क्या होते हैं? ये हो जाएगा अनओमिक, अनओमिक सर्किट। तो अनओमिक सर्किट जो है वो क्या होते हैं? अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ उसमें कैसे क्या करना है। तो अनओमिक सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें करंट और वोल्टेज का जो रेशियो है, वोल्टेज और करंट का रेशियो है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ठीक है, चेंजेबल होता है। जैसे ये, जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, ये एक ये, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, अभी यहाँ से ऐसे गया, उसके बाद ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। फिर एक सर्किट ऐसे गया, ये ऐसे करके ऐसे हो गया, एक गया ऐसे गया, फिर ऐसे हो गया।
तो ये सर्किट क्या है, ये सब अनओमिक सर्किट है, ठीक है। अनओमिक सर्किट में क्या होता है, वी और आई का रेशियो जो है इक्वल नहीं होता। किस में पाया जाता है, जो डायोड होते हैं, ट्राइवोड होते हैं, पीएन जंक्शंस होते हैं, उनमें ये सब जो है सर्किट पाए जाते हैं, ओके। अब इसमें आ जाइए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहाँ पर m/ne² टाउ को मिलाने पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ रहा था एक, ठीक है, कल मैंने आपको समझाया था। तो हो जाएगा स्पेसिफिक, एक सेकंड मैं पहले इसका वो बता देता हूँ आपको, फिर इसको बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ आपको रेजिस्टेंस का सीक्वेंस सीरीज़ एंड पैरेलल में। तो पहले हम लोग सीरीज़ में देखते हैं। ये हो गया एक रेजिस्टेंस, ये हो गया दूसरा रेजिस्टेंस, ये हो गया तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम लोगों ने जोड़ दिया एक वोल्टेज से, इसी कनेक्शन से हमने जोड़ दिया। तो आप देखेंगे इसमें ये तीन रेजिस्टेंस हमारे पास है, रेजिस्टेंस नंबर R1, R2 और ये R3, ठीक है। ये आप सभी को पता है, फिर भी इसके अंदर जो टेक्निक चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ आपको। अगर मान लीजिए यहाँ से हमने एक करंट भेजी I, ठीक है, तो हमें यहाँ पे कितनी करंट मिलेगी, हमें भी करंट मिलेगी I। कैसे मिलेगी, अगर हमने यहाँ पर एक बाल्टी पानी डाला तो हमें यहाँ पर एक बाल्टी ही पानी मिलेगा, ये आप याद रखिए। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर जो है एक बाल्टी पानी कहीं गिर जाएगा, चला जाएगा, मज़ा करने चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर जो हमने एक बाल्टी पानी डाला है, वो पानी बाल्टी का जो है यहाँ से पूरा का पूरा हमें यहाँ मिलेगा। मतलब यहाँ से जो चीज़ निकलेगी वो यहीं पर घूम के आएगी। मतलब ये इन सभी के जगह पर जो आई की वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब सभी के पास में आई जाएगा। ये हो गया आई, ये भी हो गया आई और ये भी हो गया आई। बट पोटेंशियल में ऐसा नहीं होता है। जिसके पास में ज़्यादा पोटेंशियल रोक सकने की क्षमता होगी वो ज़्यादा पोटेंशियल रोक लेगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इसके पास में पोटेंशियल है V1, इससे लिखता हूँ मैं, पोटेंशियल है V1, इसका है V2, इसका है V3। नेट कितना दिया है, हमने V दिया है। मान लीजिए हमने इसको पोटेंशियल दिया है 12 वोल्ट, तो यहाँ पे लगा 5 वोल्ट, यहाँ पे लगा 5 वोल्ट, यहाँ पे लगा 2 वोल्ट, ठीक है। ये ऐसे कुछ सीक्वेंस चलता है, तो आपको ये भी याद रखना है, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा V = V1 + V2 + V3। तो अब ये नेट हो गया, करंट सब में इक्वल है, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो भी बराबर लगा दीजिए IR लगा दिया। IR मतलब जो यहाँ से रेजिस्टेंस, इसको टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, वो कितना होगा। तो IR = IR1 + IR2 + IR3। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, फार्मूला बचेगा, फार्मूला R = R1 + R2 + R3। ये मिल गया फार्मूला हमको, एक दूसरा फार्मूला मिल गया हमको अच्छा सा। अब ये फार्मूला मिल गया। अगर इस सर्किट में n रेजिस्टेंस जुड़े हों, जिनकी जो ये रेजिस्टेंस है R, R2, R3, इनकी वैल्यू जो परिमाण है वो सेम हो, तो क्या फार्मूला बनेगा, तब फार्मूला बनेगा हमारा फॉर n, लिख लीजिए यहाँ पर। फॉर n के लिए क्या बनेगा, R = n × ये R टोटल लगा दीजिए। ये सीरीज़ है ना, एक सेकंड, ये सीरीज़ कर लीजिए, सीरीज़ n × R हो जाएगा। ये हो गया हमारा फार्मूला एक। अब इसी का जो है दूसरा आ जाइए, किसमें, ये सीरीज़ है। अब पैरेलल में आ जाइए। ये हो गया पैरेलल हमारा, ये हो गया हमारा पैरेलल। थोड़ा सा आपको मैं अच्छा सा बना के दिखाता हूँ जिससे आप इसको आसानी से समझ सकें। ये हो गया हमारा तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमने इसमें लगाया एक वोल्टेज से इसको कनेक्ट किया, ये है वो वोल्टेज हमारा। जैसे ही हमने इसको वोल्टेज से कनेक्ट किया, आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा और इसमें ये कर सकते हैं। यहाँ पर एक करंट G लगा दीजिए, गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, यहाँ पर G लगा दीजिए एक, ठीक है, टोटल वाला हो जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे तो एक यहाँ पर हो जाएगा टोटल वाला G, एक यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको चेक करने के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, सब जगह लगाना पड़ेगा। आप ऐसा मत करें, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस R3, ये टोटल गया वोल्टेज V। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस है ये R, तो यहाँ पर पोटेंशियल अगर V है और ये सभी एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं तो सबके पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये भी पोटेंशियल रखेगा V, ये भी रखेगा V और ये भी रखेगा V। बट यहाँ से जब करंट आएगी, अब सपोज़ करिए कि आपने यहाँ पर 3 बाल्टी पानी डाला, सपोज़ करिए
तो इसके पास कितना मिलेगा, 1 बाल्टी, इसके पास कितना मिलेगा, 1 बाल्टी, इसका कितना मिलेगा, 1 बाल्टी, मतलब सबको मिलेगा 1-1 बाल्टी, है ना। अगर 1-1 बाल्टी सबको पानी मिल रहा है तो कैसे क्या होगा इसका खेला, बट इसको चाहिए 2 बाल्टी, तो नहीं मिलने से रही, ठीक है। यहाँ पे आप चोरी कर सकते हैं बाल्टी का। तो ये हो जाएगा हमारा I इज इक्वल, अब फार्मूला क्या बनेगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। आपको ऐसे ही याद रखना है कि पोटेंशियल सबके पास सेम रहेगा, किसमें, पैरेलल में, और सभी का जो करंट है पैरेलल में वो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप ऐसे याद रखिए कि एक नाली में पानी बह रहा है, उसमें 3 डाइवर्जेंट हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, 3 डाइवर्जेंट हैं, ठीक है। तो 3 लोग 3 जगह जा सकते हैं, पर एक लोग 3 जगह जाने के लिए कटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया V इज इक्वल आई आर होता है, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है V इज इक्वल आई आर, तो I इज इक्वल V बाई आर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा V बाई आर, ये हो गया V बाई आर, ये हो जाएगा V बाई R1 प्लस V बाई R2, ये हो जाएगा V बाई R3, ठीक है। तो V से V कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर फॉर्मूला बचेगा 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये हमें इतना मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हमें इतना मिलेगा तो ये हमारा हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक और टेक्निक आती है कि अगर हमने पैरेलल में लगाया है और n रेजिस्टेंस लगाए हैं तो क्या होगा, फॉर n, अब यहाँ पे भी लिख लीजिए फॉर n रेजिस्टेंस, इससे जो है आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, फॉर n। तो 1 बाई आर पैरेलल मतलब टोटल वाला, और इनटू हमने कितने लगाए हैं, n, तो n बाई r, ठीक है। इसलिए टोटल कितना हो जाएगा, आर पी इज इक्वल टू हो जाएगा r बाई n। ये हमारा हो गया दूसरा फॉर्मूला जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए दोनों को अगर मिलाइए, ये आर ए से दोनों को क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस करने पे क्या होगा, ये इक्वेशन ले लीजिए a और ये इक्वेशन ले लीजिए b। अगर a और b को क्रॉस कर देंगे तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा आर पी इंटू आर एस, मतलब रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में, रेजिस्टेंस और सीरीज़ में दोनों को क्रॉस करने पर फॉर्मूला क्या बनेगा, R इंटू एन, R बाई एन, तो कट जाएगा तो हो जाएगा R²। एक ये हो गया फॉर्मूला। दूसरा अगर डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा आर पी बाई आर एस इज इक्वल R बाई एन डिवाइडेड n इंटू आर इंटू 1 बाई एन इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बाई एन स्क्वायर। तो ये हमारे हो गए 2 फॉर्मूले जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है आपका, एक ये टॉपिक रह गया है, इसमें आपको इतना याद रखना है कि जो ये टॉपिक दिया हुआ है इसमें सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है। सीरीज़ में आपको याद रखना है पोटेंशियल इक्वल रहने वाला है, और पोटेंशियल इक्वल रहेगा बट करंट चेंज रहेगी, चेंजेबल हो जाएगी, मतलब कई जगह पर सीरीज़ में करंट सेम रहेगी, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है आसानी से। अब इसमें हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, क्या बताना है मुझे भी रह गया है, नॉन इलेक्ट्रिक रह गया, स्पेसिफिकेशन ऑफ पावर, पावर रह गया अभी आपका, पावर मैं बताता हूँ आपको। पावर, किसी भी सर्किट के पास में कितना पावर होगा, ये आपका भी टॉपिक रह गया है, पावर। तो पावर के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, V इज इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू। V पोटेंशियल तो आपको पता ही ना, V इज इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू होता है, पहले तो आपको पोटेंशियल बताऊंगा मैं। तो ये हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला ये हो गया। तो पावर क्या होती है, शक्ति पर यूनिट टाइम पर जो इंसान जितना काम करता है उसे उसकी पावर कहते हैं, ठीक है। पावर, वो शक्तिमान वाला पावर, पावर जो करता था ना एक, तो ये हो गया पावर पर यूनिट टाइम पर जितना काम करता है, तो ये हो गया T। अगर ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे तो W इज इक्वल कितना हो जाएगा, वी क्यू बाई टी। Q इज इक्वल आई टी होता है, इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर का फॉर्मूला आएगा V इंटू आई, ये हमारा पावर का फॉर्मूला आएगा। अब पावर के फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वोल्टेज आ रहा है, तो वोल्टेज की जगह पर हम करेंगे V बराबर आई आर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हो गया हमारा। दूसरा फॉर्मूला I इज इक्वल वी बाई आर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फॉर्मूला P इज इक्वल, यहाँ पे रखेंगे V बराबर आई आर से I की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो R से R कैंसिल तो हो जाएगा P इज इक्वल V स्क्वायर बाई आर। अभी मैं इससे एक बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनता है, मैं वो आपको बताता हूँ। इससे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा इसमें से कि एक बल्ब के ऊपर 220 वोल्ट और 200 वाट लिखा हुआ है, बताइए किस इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो जिसमें W लिखा होगा वो आपका P होगा, जिसमें V लिखा होगा वो आपका
वोल्टेज होगा, ये आपको याद रखना है। जिसमें वॉट लिखा होगा, वॉट जो है पावर की यूनिट होती है। मैं आपको यूनिट बता देता हूँ यहाँ पे, इसकी यूनिट हो जाएगी वॉट। वॉट मतलब वो वाली वॉट, वॉट लग गई वॉट, ठीक है। वॉट मैंने इसलिए हिंदी में लिख दिया, ठीक है। वॉट होती है, और वोल्टेज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। ओके, दोनों में चेंज यही है कि आपको वोल्टेज और उसको वॉट को याद रखना है। आई थिंक इसमें सारे के सारे टॉपिक हो गए हैं। अब मैं आपको एक बार छोटा सा रिकैप कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। करंट डेंसिटी क्या होती है, किसी भी वायर में, कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होने के साथ में जो करंट फ्लो होती है, जो करंट फ्लो होती है उसके साथ में एरिया को डिवाइड करने पर करंट डेंसिटी बनती है। ओके, ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट करंट जो है, करंट ओनली करंट स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस V/I इज इक्वल R, ये ओम का नियम है। अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो ओमिक सर्किट है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा तो अनोमिक सर्किट है, ये आपको याद रखना है। अनोमिक सर्किट में जो है PN संधि डायोड आता है, ट्रायोड आते हैं, डायोड आते हैं, ये सभी इसमें आते हैं। इसका ये फार्मूला ये दिया, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको याद रखना है। रजिस्टेंस में सीरीज़ में ये दिया है R = N/R, याद रखना है। पैरेलल में याद रखना है R/N होता है, 1/R का फॉर्मूला होता है। पावर P = W/T, मतलब V बराबर P/I भी एक फार्मूला होता है, ये भी आपको याद रखना है। आपको सिर्फ इसमें से इतना ही याद रखना है जो मैंने बताया है, इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।